तो चलिए सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना का निष्पक्ष फॉरेंसिक ब्रेकडाउन करेंगे जिसने हाल ही में कोलकाता को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं चंद्रनाथ रथ की हत्या की। आज हम किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि सीधे उन सटीक फॉरेंसिक सबूतों और रणनीतियों पर फोकस करेंगे जो क्राइम सीन से मिले हैं। और यकीन मानिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि ये कोई आम वारदात नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल और सोची समझी योजना थी। जाली नंबर प्लेट्स, ग्लॉक पिस्टल और एकदम करीब से यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से की गई फायरिंग। सुनने में ये किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन ये असलियत है। ये एक बेहद हाई लेवल और कोऑर्डिनेटेड हमले के फॉरेंसिक सबूत हैं। आज हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि उस रात असल में क्या हुआ था और क्राइम सीन के ये सबूत हमें क्या स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक चश्मदीद के इस बयान पर जरा गौर कीजिए। उनका कहना है, गोली चलाने वाला कोई एक्सपर्ट लग रहा था और वो तुरंत वहां से भाग निकला। गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थीं। ये बयान इस पूरे मामले को एक बहुत ही टैक्टिकल टोन दे देता है। मतलब शुरू में ही ये साफ हो जाता है कि जिन हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो कोई नौसिखिए बिल्कुल नहीं थे। आइए देखते हैं कि बुधवार की उस रात असल में हुआ क्या था। टाइमलाइन को समझते हैं। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। 42 वर्षीय चंद्रनाथ रथ अपनी SUV से घर लौट रहे थे। एयरपोर्ट के पास से ही उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। फिर दोहारिया के पास अचानक उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से अंधाधुंध फायरिंग होती है और हमलावर बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट वाली बाइक्स पर वहां से पलक झपकते ही फरार हो जाते हैं। ये सब कुछ महज चंद सेकंड्स के भीतर हुआ। तो ये तो थी टाइमलाइन। अब जरा देखते हैं कि हमलावरों ने अपनी टारगेट गाड़ी को फंसाने के लिए इस जाल को, इस एम्बुश को कैसे बुना। ये पूरा का पूरा हमला 3 बहुत ही सटीक चरणों में हुआ। स्टेप 1, एयरपोर्ट के पास से ही 4 मोटरसाइकिलें SUV को ट्रैक करना शुरू करती हैं। स्टेप 2, अचानक एक 4 व्हीलर दोहारिया के पास उस SUV के ठीक सामने आकर उसका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। और स्टेप 3, जैसे ही SUV रुकती है, बाइक सवार शूटर गाड़ी के ठीक बगल में आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में रथ को सीने और पेट में गोलियां लगी और उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सच कहूं तो ये पूरा ऑपरेशन किसी मिलिट्री स्टाइल एम्बुश जैसा था। अब थोड़ा यहां रुकते हैं। कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जानकारी देता है, हथियार और फोरेंसिक सबूत। पुलिस ने क्राइम सीन से जो भौतिक सबूत जुटाए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। एक संदिग्ध 4 व्हीलर जब्त किया गया है जिसकी नंबर प्लेट जाली है। मौके से जिंदा कारतूस और चलाई गई गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। मामला इतना गंभीर था कि पश्चिम बंगाल के DGP और CRPF के DG खुद मौके का मुआयना करने पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट इशारा कर रही है कि इस हमले में बेहद अत्याधुनिक यानी सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अब इन जाली नंबर प्लेट्स को ही ले लीजिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। मकसद एकदम साफ था, वाहन की असल पहचान को छुपाना ताकि पुलिस की शुरुआती जांच को तुरंत फटकाया जा सके। ये चीज चीख चीख कर कह रही है कि ये गुस्से में आकर किया गया कोई अचानक का क्राइम नहीं था। ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी ताकि पीछे कोई भी डिजिटल या फिजिकल सुराग ना छूटे। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, ग्लॉक 47X पिस्टल। शुरुआती फॉरेंसिक इसी हथियार की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, ये एक बेहद एडवांस्ड, भरोसेमंद और सटीक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। सड़क पर होने वाले आम अपराधों या गैंगवार में इस लेवल का हथियार आपको शायद ही कभी देखने को मिले। इस खास हथियार का इस्तेमाल ही हमलावरों के रिसोर्सेज और उनके मजबूत नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पुलिस भी इस फॉरेंसिक इशारे को बहुत गंभीरता से ले रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने खुद कहा है, इस तरह का हथियार आमतौर पर साधारण अपराधियों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें पेशेवर शूटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल थे। जब पुलिस खुद ये बात मान रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह हमला कितने प्रोफेशनल लेवल का था। 6 से 10। जी हाँ, पुलिस को शक है कि उस रात 6 से 10 राउंड्स फायर किए गए थे। जरा सोचिए, महज कुछ सेकंड्स के उस छोटे से टाइम विंडो में इतनी सारी गोलियां। ये दिखाता है कि हमलावरों ने कितनी भारी और कैलकुलेटेड ताकत का इस्तेमाल किया था। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि उनका टारगेट किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए।
तो अब तक के इन सारे सबूतों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि एक आम अपराध और इस तरह के प्रोफेशनल हिट में आखिर बुनियादी फर्क क्या होता है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जो आम सड़क छाप क्राइम होते हैं ना, वो अक्सर बिना किसी प्लानिंग के गुस्से में किए जाते हैं। उनमें देसी कट्टे जैसे कच्चे हथियारों का इस्तेमाल होता है और भागने वाले वाहनों की पहचान अक्सर आसानी से हो जाती है। इसके ठीक उलट दोहारिया के इस एम्बुश को देखिए। कथित तौर पर 2-3 दिन तक रेकी की गई ग्लॉक 47X जैसी एडवांस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और भागने के लिए जाली नंबर प्लेट्स वाली बिना मार्की हुई बाइक्स का। ये दोनों की तुलना साफ साफ दिखाती है कि ये एक हाईली प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन था। अब इस फॉरेंसिक और टैक्टिकल लेवल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस घटना की टाइमिंग क्या थी और इसका राजनीतिक माहौल पर क्या असर पड़ा। महज 48 घंटे। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि ये जानलेवा हमला हो गया। हम सब जानते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद का समय अक्सर कितना संवेदनशील होता है। ऐसे में इतने कम समय में इस तरह की सटीक हिंसा का होना पूरे क्षेत्र को एक बेहद अस्थिर और तनावपूर्ण माहौल में धकेल देता है। और यही कारण है कि इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दोनों प्रमुख दलों के बयान देखिए। बीजेपी का दावा है कि ये एक निर्मम पूर्व नियोजित हत्या है, जो उनके अनुसार बंगाल के महाजंगल राज का नतीजा है और इसके जरिए एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की गई है। वहीं टीएमसी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने राज्य के अन्य हिस्सों में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों द्वारा चुनाव बाद की हिंसा का भी आरोप लगाया है। मतलब एक ही फॉरेंसिक घटना है, लेकिन चुनाव के बाद के इस नाजुक माहौल में इसे अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब सारे फॉरेंसिक सबूत एक बेहद प्रोफेशनल और ठंडे दिमाग से की गई हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद के इस नाजुक माहौल में इस तरह की सोची समझी हिंसा हमारे लोकतांत्रिक परिदृश्य को कैसे बदल देती है। ये सिर्फ एक क्राइम सीन का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और समाज के सामने खड़े कुछ बहुत ही गहरे सवालों की तरफ इशारा करता है। इस जटिल मुद्दे को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।